सत्र के अध्यक्ष की दो जिम्मेदारी होती है। एक तो जो बातें कही गई हैं उस पर टिप्पणी करे और कुछ अपनी बात करे, और संचालक की जिम्मेदारी ये होती है कि समय को तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में ये दोनों काम कर लूँ। एक आध मिनट आगे पीछे हो जाए तो रीता जी क्षमा करेंगी। और रमन जी आए हुए हैं, इनको मेरा नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे आखिरी वक्ता से शुरू करूँ। मेरा ख्याल है कि भालचंद जी जो बोल रहे थे तो आप सब लोगों ने लक्ष्य किया होगा कि एक जो आलोचक होता है या मान लीजिए कि हमारी तरह मास्टर वास्टर टाइप होता है तो उसके बोलने का ढंग अलग होता है। बिल्कुल। लेकिन जो रचनाकार होता है उसकी दृष्टि ऐसी जगह पहुंचती है और बिना किसी मतलब ऐसा नहीं है। वो आजकल कहते हैं ना आलोचना के उपकरण, आलोचना के औजार, आलोचना के वो सब किनारे करके रचनाकार की निगाह सीधे पहुंचती है वहां मर्म पर जहां पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं प्रेमचंद पर बहुत आलोचनाएं लिखी गई होंगी, आलोचकों ने कितना कागज खराब किया है। हरशंकर परसाई का एक लेख है, प्रेमचंद के फटे जूते। आप पढ़ लीजिए तो प्रेमचंद का मर्म निकल करके आ जाएगा। हमारे भालचंद जोशी जी ने जो वक्तव्य दिया और ठहर के और तो निकाला क्या इन्होंने, बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि चीजों को और जो व्याप्ति है कबीर की सब और गए, लेकिन 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में वक्ता की सफलता ये है कि वो क्या आज की भाषा में कहते हैं भाई बच्चों टेक अवे नहीं, क्या टेक होम, घर लेके क्या है। तो कई बार बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बड़ा ताली वाली बजती है, लेकिन निकलते समय लगता है कि कहा क्या है ना। तो लेकिन कुछ वक्तव्य ऐसे होते हैं जिसमें आप घर लेके के जाते हैं। तो भालचंद जी ने दो बातें, एक तो ये जो भाव ब्रह्म को कहा कि ये कबीर का मूल है, और प्रेम के बिना जीवन उजाड़ है, ये कबीर की वाणी का मर्म है। और बाकी जो अक्खड़पना दिखाई पड़ता है, जो विरोध दिखाई पड़ता है, जो और सारी चीजें कबीर के यहाँ दिखाई पड़ती हैं, वो इसलिए दिखाई पड़ती हैं कि वो सब प्रेम के रास्ते में बाधा पहुंचाती है। तो इस सुंदर वक्तव्य के लिए, जिसमें कि हम घर लेके कुछ जाएंगे, मैं खुद तो आपको साधुवाद। समय अगर मुक्त किया होता तो कुछ और बोलता। नहीं, आप बोलिए सर। हमारे जो आपके ठीक पहले के वक्ता संजय मिश्र, राहुल मिश्र जी ने पूरा जो विदेशों में काम धाम हुआ है, फिर लोक और शास्त्र सबका की एक वानगी देते हुए ये कुछ उन्होंने लोक संबंधी चर्चा की। और एक अद्भुत बात है कि हमारे जैसे जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कह देते हैं कि कबीर बड़े जटिल है, रहस्यवाद वगैरह है, समझ में नहीं आते हैं। लेकिन
आप मगहर से गोरखपुर ट्रेन से आइए तो डेली पैसेंजर जो आते हैं, मजदूर रेलवे में काम करने वाले, वो कबीर वाणी गाते रहते हैं, मगन रहते हैं। उनको कोई वो नहीं मालूम है कि क्या, जैसे कुछ लोग ताश खेलते हैं वैसे वो कबीर वाणी गाते हैं और मगन रहते हैं। जब कबीर के जन्म पर मेला लगता है लहरतारा में, तो मुरेठा बांधे हुए लोग आते हैं, उसी में एक आदमी बीजक खोल के पढ़ता है और बाकी सुन के आनंद लेते हैं। तो सामान्य लोगों को लोग तक कबीर पहुंचते हैं, विद्वानों तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं, इस पर फिर कभी मैं बात करूंगा। इस वक्त के लिए साधुवाद। और हमारे जो बहुत अच्छी बात बता के गए यूनुस खान, मैंने ये जो मुंशी रजीउद्दीन का वो मेरी गगरी छूटी है, मैंने सुना है, लेकिन उसके साथ जो एक हत्या वाला प्रसंग सुनाया उन्होंने, वो मुझे नहीं मालूम था इंडिया में। और भाई आवाज़ तो उनके पास है ही। और एक मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूँ जिनकी अंतरजातीय विवाह है और उनके बेटों का सचमुच नाम कबीर होता है। तो ये जान के भी मेरे मन में अच्छा लगा। और एक जो दिखावे पर उन्होंने अटैक किया कि बार बार हम इतना हर चीज को मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं, कुछ दिखा देना चाहते हैं। आजकल एक बीमारी हो गई है आस्था नाम की, तो वो उसका पता ही नहीं चलता है जब तक उस पर ठेस नहीं लगती है। ठेस लग जाती है तब पता चलता है कि अच्छा आस्था भी यहाँ थी, उसके पहले नहीं चलता है। तो दिखावे पर बहुत जोर उस पर उन्होंने किया। और उषा मिश्रा जी ने 5000 साल पुरानी परंपरा के भीतर, भारतीय परंपरा के भीतर कबीर को रख के देखने की और गुरु की महिमा और ज्योति से ज्योति जलाने वाली बात को रेखांकित किया। और बहुत इन्होंने एक और बात कही जो इनके पूरे वक्तव्य की या इस वक्तव्य की, कि भारतीय ज्ञान परंपरा 5000 साल पुरानी है और बड़ी महान है वगैरह वगैरह है। उसका एक प्रतिपाठ भी इन्होंने संकेत में पता नहीं जानबूझकर या दे दिया कि 5 साल में जनरेशन गैप आता है, विचार बदलता है, रूढ़ियाँ आती हैं, संकीर्णताएं आती हैं और उसका विरोध होता है वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा वक्तव्य आपका भी था। 2-3 बातें मैं और कहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट, क्योंकि इतना समृद्ध श्रोता वर्ग है और इतने मन से सुन रहे हैं कि मेरे मन में भी लोग पैदा हो रहा है कि कुछ बातें कहूँ। तो एक तो यह कि भारतीय परंपरा है तो 5000 साल पुरानी और बहुत मूल्यवान है। विचार इस पर करना चाहिए कि उसमें बड़े लंबे लंबे अंतराल क्यों आते हैं। वो जो हमारी ज्ञान की परंपरा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, अच्छी बात। हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा इतनी मतलब आगे पहुंची हुई थी कि हमने गणेश जी के कटे सिर पर हाथी का सिर जोड़ दिया। उसकी निरंतरता क्यों नहीं? वे कौन सी दिक्कतें हैं कि हमारी ज्ञान परंपरा में नैरंतर्य नहीं? मैं इसका जवाब देने फिलहाल नहीं जा रहा हूं। जब रीता जी फिर कभी बुलाएंगी तो इस पर इसका जवाब दूंगा, लेकिन केवल एक प्रश्न के रूप में मैं छोड़ के जा रहा हूं कि वो। और कल मैं बल्कि कह रहा था कि बड़े हम लोग जब ये कहते हैं तो गर्व से छाती फूल जाती है कि हम विश्व गुरु हैं, और लेकिन उसके सामने एक सवाल
और आता है कि हमारा विश्व चेला कौन है? नेपाल है क्या? मालदीव है क्या? श्रीलंका है क्या? छोटे छोटे देश। तो जब आप परंपरा पर विचार करें और गर्व करें तो ये छोटे छोटे जो प्रति प्रश्न हैं उनको भी नजर में रखें। अब आखिरी बात जो मैं अपनी कहना चाहता हूं, कबीर ने घर फूकने की बात की, कहा कि जो घर जलाए वो हमारे साथ चले, और एक दोहे में भी कहा कि भाई ये उनको मालूम था कि यहाँ कैसे लोग हैं, तो कुछ लोग कह देंगे कि हम अपना घर जला के आए हैं, लेकिन बिना जलाए उनके पास आ गए तो वो आपका घर जला देंगे, एक दोहे में भी कहा है। तो हमारे जैसे मास्टरों को जिन्होंने लोन लेके घर बनवाया है उनको डर लगता है ये आदमी आएगा तो हम कह देते हैं कि पढ़ा लिखा है, इसकी बात का बहुत गौर मत करना, पढ़ा लिखा है नहीं, अक्खड़ है, ऐसी बोलता रहता है, क्या इसको पढ़ोगे, चलो कुछ और पढ़ो, वगैरह वगैरह, ये हम कह देते हैं। और ठीक ही कहा कि वो ये वाला घर जलाने की बात नहीं कहते हैं। वो जब घर जलाने की बात करते हैं, और ठीक है आपने इशारा किया कि जो संकीर्णताओं की दीवार हमारे आसपास खड़ी है, और बिल्कुल ठीक आपने कबीर की चर्चा करते हुए गालिब का नाम लिया। बहुत जगहों पर गालिब और कबीर मिलते हैं। बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए। तो वो जो संकीर्णता है, उस संकीर्णता को तोड़ते हैं, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि हमारी जो संत परंपरा है, बंगाल में चंडीदास जो कह रहे थे कि सबर ऊपर मानुषात आवर किछु नाही, सबसे ऊपर मनुष्य है, न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। लेकिन समय समय पर कुछ चीजें, कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ियां, कुछ जड़ताएं, कुछ मान्यताएं ऐसी आ जाती हैं जो मनुष्य को छोटा करती है। कबीरदास जब घर जलाने की बात करते हैं तो ऐसी ही चीजों को जलाने की बात करते हैं जो आदमी को छोटा करती है। और कबीरदास की कविता और संतों की कविता, सामान्य तौर पर, विशेष तौर पर कबीरदास की कविता आदमी को आदम कद बनाने की कविता है। बार बार जब रूढ़ियां, परंपराएं, कर्मकांड, रीति रिवाज, तरह तरह की चीजें आदमी को जकड़ लेती हैं, उसे छोटा बनाती हैं, तो वहां कबीर की कविता उन सभी जकड़नों को तोड़ती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि रहे हैं हमारे पड़ोस के। मैं मूलतः गोरखपुर मंडल का हूं, तो बस्ती के उनकी एक छोटी सी कविता से अपनी बात खत्म करता हूं। जिन लोगों ने, रमन जी तो देखा होगा सर्वेश्वर को आपने, जिन लोगों ने भी देखा होगा, वो खूब लंबे थे। ये बताना जरूरी था जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूं, उस कविता को समझने के लिए। मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौखट से टकराया। मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौखट से टकराया, सर झुकाओ बोली भीतर की दीवारें, सर झुकाओ बोली भीतर की दीवारें, सर झुका आओ बोला बाहर का आसमां। दोनों ने हमें छोटा करना चाहा, दोनों ने हमें छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो ये घर बनाया। कबीरदास
उसी घर को जलाने की बात करते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों डरने की जरूरत नहीं है, प्रेम से कबीर को पढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी। डॉक्टर रीता कुमार जी, आप यहाँ आए और इस सत्र की समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें। सत्र को समापन की घोषणा नहीं है, थोड़ा सा अंतराल लेने जा रहे हैं हम। हालांकि किसी के भी चेहरे पर ऐसा नहीं लग रहा कि अभी हमें निकलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सत्र चला, सभी विद्वानों ने बहुत मोहित किया सबको। और अंत में शाहिद साहब के बारे में कहना ही क्या, शब्द कम पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं और 1:30 जरूर बज गया। कोशिश करिए 2 सवा 2 के अंदर यहाँ हम लौट आए। शुक्रिया।